वेरी गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। लेकिन उससे पहले मैंने आपको जिस तरह से मैंने आपको पहले पिछले क्लास में बताया था कि मैं हेलन केलर के बारे में धीरे धीरे करके आपको और भी जानकारियाँ देते रहूँगी। तो पिछले क्लास में मैंने उनके शुरुआती दौर के बारे में बताया था कि वो एकदम स्वस्थ थी, लेकिन उस समय एक बीमारी फैली हुई थी, बुखार के कारण, जिसमें क्या हुआ था कि वहाँ पे बहुत लोगों को वो बुखार होता था और उसमें जाने गई थी। तो हेलन केलर बच तो गई थी, लेकिन खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। उनकी देखने की शक्ति जा चुकी थी। आगे बढ़ते हैं हेलन केलर के बारे में। मैं आपको और भी जानकारियाँ दूंगी और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट। ठीक है। तो ये जो मैं आपको पिक्चर जो स्क्रीन में आपको दिखा रही हूँ, इसमें ये हेलन केलर है। ठीक है। और उसके बारे में मैं आपके और भी बता रही हूँ। तो हेलन केलर के बारे में मैं आपको ये बताऊंगी कि हेलन केलर की जब देखने की शक्ति जा चुकी थी तो वो अपने माँ के स्कर्ट को थाम करके क्या करती थी, वो उनके पीछे पीछे चलती थी। ठीक है। और जल्दी वो लोगों के चेहरे या कपड़ों के स्पर्श से उन्हें पहचानने लगी। मतलब कि लोगों के चेहरों यानी कि स्पर्श करके, उनको टच करके या कपड़ों को क्या करके टच करके अब लोगों को वो क्या करने लगी, पहचानने लगी थी। पिता के कई मित्रों को वो तंबाकू की गंध से पहचान जाती थी और उनके कई फ्रेंड, उनके पिताजी के जो फ्रेंड थे, उनको वो उनके जो वो तंबाकू खाते थे उनके गंध से उन्हें वो पहचान लेते थे कि अच्छा ये अंकल आए हैं, क्योंकि उनके आने से जो एक स्मेल आता था उससे वो पहचान जाते थे कि ये अंकल आए हैं। इस तरह से वो लोगों को पहचानने लगी थी। 7 साल की आयु में उसने परिवार के बीच सांकेतिक भाषा इस्तेमाल करनी शुरू कर दी, किंतु यह औपचारिक संकेत भाषा नहीं थी। और 7 साल की उम्र में उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, सांकेतिक यानी कि इशारों से बात करना शुरू कर दिया था, ताकि उनकी बातों को लोग समझ सके या परिवार के लोग उसकी बातों को समझ सके। ठीक है। लेकिन ये कोई भाषा नहीं थी, वो सिर्फ अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, ताकि परिवार के लोग समझ सके कि उसे अब क्या चाहिए, उसकी ज़रूरतों को समझ सके। इसलिए उन्होंने सांकेतिक यानी कि इशारे दे दे करके बात करना, मतलब इशारे दे दे करके क्या किया था, इस इशारे देना शुरू किया था ताकि उसे समझ सके। उसे कुछ खाने या पीने को चाहिए होता तो वो हाथ के इशारे से समझा देती। इसी उम्र से उसे अपनी कमी का एहसास हुआ। अपनी बात पूरी नहीं होने पर वो हल्ला मचा देती थी। अगर उसे कुछ चाहिए होता था तो वो इशारे से समझा देती थी, और उसकी बात अगर कोई न मानी या उसकी बात पूरी न हो तो वो क्या करती थी, बहुत ही हल्ला मचा देती थी, वो चिल्ला देती थी। ठीक है। क्यों चिल्ला देती थी? क्योंकि उसकी ज़रूरतें उस हिसाब से पूरी नहीं हो रही थी। और सिर्फ उसकी उम्र कितनी थी? सिर्फ 7 साल की थी, बहुत ही छोटी थी। तो उस उम्र में जब उसकी ज़रूरतें या उसकी जो भी इच्छाएं हैं पूर्ति नहीं होती थी तो वो चिल्ला देती थी। माता पिता ने उसके लिए शिक्षक नियुक्त करने की सोची। माता पिता ने सोचा कि अब इसके लिए एक टीचर अपॉइंट किया जाए। एनी शिक्षक भी नेत्रहीन थी और उनकी टीचर जिनका नाम था एनी, वो भी नेत्रहीन थी, यानी कि उनकी भी आंखें नहीं थी। वो जान गई कि स्नेह प्रश्न के अभाव में हेलन ऐसा व्यवहार करती है, और एनी समझ गई हेलन को कि स्नेह के अभाव में, प्यार के अभाव में, अटेंशन के अभाव में हेलन जो है वो इस तरह से हल्ला मचा रही है, इस तरह से वो चिढ़ जा रही है, इस तरह से वो क्या कर रही, इस तरह का व्यवहार वो कर रही है। हेलन को सिखाने के लिए एनी ने हाथ पर पानी का संकेत बनाया, फिर उसका हाथ पानी के नीचे ले गई। इस तरह उसने हेलन को पूरे वाक्यों में बात करने योग्य बना दिया। ठीक है। तो हेलन को सिखाने के लिए एनी ने उसके हाथ में पानी रखा और फिर पानी का संकेत बनाया। ठीक है। संकेत यानी कि इशारा, कि अगर आपको पानी पीना है तो उसको आप इशारे में कैसे समझाओगे। समझ में आया? जैसे कि अगर आपको पानी पीना है तो हेलन उसे किस तरह से समझाएगी, ये चीज़ उसने क्या किया, समझा दिया और उसे इस लायक बना दिया कि उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उसे इशारे से समझा सके। एनी ने सुझाव दिया कि हेलन को नेत्रहीनों के पार्किन इंस्टीट्यूट में भेजा जाए,
तो एनी ने घर में सजेस्ट किया कि हेलन को क्या करना चाहिए, अभी जहाँ सारे नेत्रहीनों को एक साथ रखा जाता है ताकि वहाँ पर उनको वो लैंग्वेज सिखाया जाए या वो उस इशारे से सिखाया जाए, वो सारी बातें उसको वहाँ पर क्या किया जाएगा, सिखाया जाएगा, उसको ट्रेन किया जाएगा। तो वहाँ पर भी उस इंस्टीट्यूट में भेजने के लिए एनी ने सुझाव दिया। पहले तो पिता को ये फिजूल खर्ची लगी, किंतु फिर वे मान गए। पहले तो पिताजी को ये फिजूल खर्ची लगी, उन्हें लगा कि ये सब बेकार की चीज़ें, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होना है, लेकिन धीरे धीरे वो मान गए। ठीक है, तो ये तो था कुछ हेलन केलर के बारे में। अब हम आते हैं चैप्टर में हमने पहले ही आपको पेज नंबर 80 करवाया था, उसमें मैंने आपको समझाया था कि इसमें क्या हुआ था। इसमें हेलन की एक मित्र जो थी वो कहाँ गई थी, वो घूमने के लिए गई थी। तो हेलन ने उसे जस्ट परखने के लिए उससे पूछा कि आपने क्या देखा, आप जो जंगल गई थी, आप जंगल में सैर करने के लिए गई थी, तो आप जब वहाँ से वापस लौटी तो आपने क्या क्या देखा। तो उसने कहा मैंने तो कुछ खास नहीं देखा। तो लेखिका को यानी कि हेलन को ज़्यादा अचरज नहीं हुआ, क्योंकि अब वो आदी हो चुकी थी इस तरह के जवाबों की। ठीक है, और लेखिका कहती है यानी कि हेलन कहती है कि जिनकी आंखें होती हैं वो अक्सर कम ही देखते हैं, यानी कि हम वो चीज़ नहीं देखते हैं जो चीज़ प्रकृति ने हमें दिया है, जो नेचर ने हमें दिया है। तो लेखिका ये भी कहती है कि क्या ये संभव है कि कोई बहुत देर तक जंगल में घूमे और उसे कोई चीज़ पता ही ना चले, ऐसा होना असंभव है। ठीक है, और वो कहती है कि मैं पेड़ों की छाल से पता कर लेती हूँ कि वो पेड़ किसका है, वो पेड़ किसका है। ठीक है, फिर वो कहती है कि मुझे ये फूलों की पंखुड़ियों को छूने में भी बहुत मज़ा आता है, और फूलों की पंखुड़ियों से वो पता करती है कि ये फूल कौन सा है। अब हम आते हैं पेज नंबर 81 पर। ठीक है, इसमें लेखिका कहती है कि इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। लेखिका कहती है कि जब मैं पेड़ों की छाल या मैं जब क्या कहते हैं, जब मैं ये पंखुड़ियों को छूती हूँ, ठीक है, जब मैं पंखुड़ियों को छूती हूँ तो मुझे बहुत ही एक अच्छा एहसास होता है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मुझे अपने अंदर आनंद की प्राप्ति होती है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते हैं किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। तो हेलन केलर कहती है कि अगर मैं बहुत लकी हूँ, खुश नसीब का मतलब होता है लकी होना, लकी होती हूँ तो टहनी पर यानी कि ब्रांच पर हाथ देते ही कोई चिड़िया के मधुर स्वर यानी कि उसकी मीठी आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगती है। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ, और मैं झरने के पानी को मैं क्या करती हूँ, महसूस करती हूँ, उसे अपने हाथों में लेती हूँ, मैं उसे महसूस करती हूँ कि कितना ठंडा है, कितना निर्मल है यह पानी। तो इसे महसूस करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये महसूस जो फील मैं करती हूँ, जो मैं प्रकृति को छू कर महसूस करती हूँ, वो जिनके पास आंखें हैं वो इन सब को महसूस नहीं कर पाते हैं। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। तो हेलन कहती है कि मुझे पत्तियाँ और घास का मैदान किसी दामी कालीन से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यानी कि वो कभी आप घास पे चले हो, वो बहुत ही आरामदायक होता है, और उस पर जब आप चलते हो तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। तो वो अच्छा फील जो है ना वो आपको कालीन नहीं देगा। ठीक है, तो लेखिका कहती है कि वो घास पर चल करके मुझे बहुत आनंदित फील होता है, मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, और वो कहीं ना कहीं बहुत ही महंगे कालीन से कहीं उम्दा है, कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है, और जैसे जैसे मौसम बदलता है मुझे उस मौसम में बाहर निकलना, घूमना और प्रकृति को छूना, प्रकृति को अपने समीप में लाना मुझ में एक नया उम्मीद, एक नया रंग भर देता है, और मुझे बहुत खुशी होती है।
तो ये तो मैंने आपको बताया हेलन केलर के बारे में, ठीक है, कि हेलन केलर का जीवन किस तरह से गया, हेलन केलर के जीवन में किस तरह से वो अपने पढ़ाई किस तरह से वो आगे बढ़ी और किस तरह से वो प्रकृति के बीच अपने आप को महफूज और अपने आप को आनंदित रखती है, ठीक है। बाकी बातें जो हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। टिल देन, थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।